आज है 18 मई और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज 18 मई का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो आज के दिन मनाया गया। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का यानी कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि लोगों में संग्रहालय के प्रति जागरूकता पैदा करना, लोगों में संग्रहालय के प्रति जागरूकता पैदा करना ही आज के दिन का यानी कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इस दिवस की जो शुरुआत है वो 1983 में करी गई थी। 1983 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। तो ये थी पहली जानकारी यानी कि आज के दिवस से संबंधित जानकारियां। और दिवस से संबंधित जानकारियां पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, एक नए पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा करी गई। ये एक नया पुरस्कार है जिसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा इसको शुरू करने की घोषणा करी गई है? अब ऐसा कौन सा संघ है जिसने इसको शुरू करने की घोषणा करी है? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ये तो जानकारियां मिली इस प्रश्न से, लेकिन बहुत सी जानकारियां तो इन तीनों ऑप्शन में भी तो है। तीनों ऑप्शन में क्या जानकारी है देखिएगा। सबसे पहले लिखा है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत देश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली जो हैं वे बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन यहां से बीसीसीआई के अध्यक्ष के साथ साथ में एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो सचिव का प्रश्न आपसे पूछा जाता है बहुत बार। तो कौन है? मैं बार बार आप सभी को बता चुका हूं कि जय शाह, सचिव जो है वो है जय शाह। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके पुत्र जय शाह जो है वे वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव है, सेक्रेटरी है। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में करी गई थी। 1937 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर हम बात करें प्रफुल्ल पटेल कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल जो हैं वे अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ जो महासंघ है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारियां जो थी वो आपको यहां से मिल जाती है। अब ये दो जानकारियां तो यहां से मिली, लेकिन एक और ऑप्शन है कि भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन। अब इसके बारे में बात करें तो 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना करी गई थी। और अगर प्रेसिडेंट की, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वे वर्तमान में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है किसके? भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के, जिसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां तो हमने ऑप्शन से पढ़ ली है। देखिएगा, अब इस एक प्रश्न के साथ साथ में हमने 4 जानकारियां तो अन्य पढ़ ली है, यानी कि 4 ऑप्शन से 4 जानकारियां हमने अन्य पढ़ ली है। तो इसी प्रकार से हम जानकारियां पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा करी गई। अब बात करता हूं मैं कि क्यों करी गई है? कि जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी है, जो कि समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए जो अपने आप को न्योछावर करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए इसकी घोषणा करी गई है। समझ में आई ना बात? उसके बाद में देखिएगा, इनाम राशि या पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? तो $1 लाख की जो धनराशि है वो पुरस्कार स्वरूप इस पुरस्कार में दी जाती है। बात करते हैं कि अब्दुल जब्बार कौन है? देखिए, करीम अब्दुल जब्बार, जिनके नाम से ये पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ये कौन है? जब्बार कौन है अब्दुल जब्बार? तो ये जो है इन्होंने 3 बार लगातार NCAA चैंपियनशिप जीती थी। 3 बार
लगातार ये चैंपियनशिप जीती थी। कब से कब तक? तो 1967 से 1967 से 1969 तक, ये 3 साल 67, 68 और 69, 3 वर्ष लगातार इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार मतलब एनसीएए चैंपियनशिप जो थी वो जीती थी, इसलिए उनके ही नाम पर यह पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी गई है। बात करते हैं, ये जानकारियां यहां से पढ़ी, लेकिन ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है एनबीए। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं एनबीए के बारे में। तो एनबीए की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1946। 6 जून 1946 में स्थापना करी गई थी। आयुक्त कौन है? तो इसके है एडम सिल्वर। एडम सिल्वर जो है वे एनबीए के वर्तमान में आयुक्त हैं। और अगर मैं बात करूं मुख्यालय कहां पे है, तो एनबीए का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इस प्रकार से सारी जानकारियां, इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा होता है। इतनी सारी जानकारियां जो है वो हमने मात्र पहले प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद है अगला प्रश्न, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि कौन सा चक्रवाती तूफान भारतीय पश्चिमी तट पर पहुंचा? भारतीय पश्चिमी तट पर पहुंचा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पश्चिमी तट कौन सा है। देखिएगा, भारत का मैप होता है किसी भी, तो उस मैप का जो ऊपर का हिस्सा है वो होता है उत्तर, नीचे का हिस्सा होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिमी। तो पश्चिमी तट मतलब कहेंगे कि दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी नहीं बल्कि ये कहेगा कि दक्षिणी पश्चिमी तट पर पहुंचा है। दक्षिण पश्चिमी के भारत का आपको पता है इस प्रकार से नीचे का मैप है, और ये इस तट पर जो पहुंचने वाला है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी तट पर जो पहुंचने वाला तूफान बना है वो कौन सा है? तो समझिएगा, यहां से कौन सा तूफान है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा तुकाते तूफान। तुकाते तूफान जो है वो अब भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचा है। बात करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। पहली तो ये कि ये चक्रवाती तूफान है। तुकाते जो है वो चक्रवाती तूफान है। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये पढ़ेंगे कि देखिएगा ये जो 4 ऑप्शन है, बट ट्रोमी तूफान कहां का है? ट्रोमी तूफान जो है वो जापान देश का है। बात करते हैं इरमा तूफान, ये अमेरिका देश में आता है। उसके बाद वेरोनिका तूफान, ये ऑस्ट्रेलिया देश में आता है। तो चारों जो ऑप्शन है ये चारों के चारों ही तूफानों के नाम है, लेकिन ट्रोमी जापान के लिए, इरमा अमेरिका का तूफान, इरोनिका ऑस्ट्रेलिया का तूफान। तो ये 3 तूफान और पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम इस तूफान के बारे में। देखिए, ये एक चक्रवाती तूफान है जो 16 मई को भारत के भारतीय तट पर पहुंचा। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर 16 मई को पहुंच गया। उसके बाद में देखिएगा इसमें हवा की गति कितनी है। इस तूफान में जो हवा की गति है वो 118 किलोमीटर से लेकर के 166 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान चल रहा है। यानी कि 118 किलोमीटर से 166 किलोमीटर तक की तूफान इसकी गति है, हवा की गति है। उसके बाद में सबसे पहले गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा के तट पर यह पहुंचा, लेकिन इन 3 राज्यों के तट पर पहुंचने के बाद अब ये प्रवेश करेगा। उसके बाद में कर्नाटक और केरल में भी ये इसकी संभावनाएं हैं। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने सभी जगह इन सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब यहां से एक प्रश्न और भी समझ में आया कि भैया ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या है? तो देखिएगा इस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में समझिएगा कि इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय भारत में मुख्य रूप से जो केंद्रीय मुख्यालय बात करेंगे तो वो लगभग नई दिल्ली में होते हैं। ठीक है। अब भारतीय मौसम विज्ञान मतलब जितने भी सरकारी जो ऑफिस होंगे, सरकारी जो हेडक्वार्टर होंगे, वो आपके 90% कहां पर मिलेंगे? नई दिल्ली में मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना थी वो 1875 में करी गई थी। वर्तमान में इसके महासचिव निदेशक की बात करें, वर्तमान में इसके डीजी की बात करें, वर्तमान में इसके महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर एल एस राठौर जो हैं वे वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारियां जो है वो यहां से इस प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर अगला, नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? 2020 का ताज किसने जीता है?
तो ये देखिएगा 3-4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो प्रश्न बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिएगा सबसे पहले ये जो ताज है ये किसने जीता है, ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा जो है वो इस पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर कौन रही, जूलिया गामा रही। और तीसरे स्थान पर कौन रही, तीसरे स्थान पर रही है जेनिक मेकेटा। अब बात करेंगे जोजीबिनी टुंजी कौन है। जोजीबिनी टुंजी जो है वे पिछले वर्ष की विजेता है। पिछले वर्ष की जो विजेता है वो है जोजीबिनी टुंजी। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि जो जूलिया गामा है वे ब्राजील की है। पहले स्थान पर एंड्रिया मेजा जो कि मिस मैक्सिको भी रह चुकी है। तीसरे स्थान पर पेरू की जेनिक मेकेटा रही है। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के बारे में हमने बात कर ली है। अब हमने मिस यूनिवर्स 2019 की आवश्यकता क्या पढ़ने की आवश्यकता थी। पहली बात तो ये कि जब 2020 की मिस यूनिवर्स पढ़ेंगे तो 2019 की भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो उपयोगिता होती है, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पिछले वर्ष की विजेता होती है वही अगले वाले वर्ष की विजेता को ताज पहनाती है। तो जो एंड्रिया मेजा को ताज पहनाने का कार्य किया है वो किसने किया है, वो किया है जोजीबिनी टुंजी ने। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इस बात को भी समझना है, पढ़ना है कि जो पिछले वर्ष का विजेता होता है वही इस वर्ष के विजेता को जो है वो ताज पहनाता है। जैसे आईपीएल की ट्रॉफी मैचेस होते हैं तो आईपीएल की ट्रॉफी लेके कौन आता है, आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो पिछले वर्ष की जो विजेता टीम का कैप्टन है वो लेकर के आता है। इस बात से आपने ये बात भी रिलेट करनी है, समझनी है। उसके बाद में देखिएगा कि इस वर्ष ये प्रतियोगिता जो है वो फ्लोरिडा में करी गई है कि सेमिनोर हार्ड रॉक होटल और कसिनो हॉलीवुड मियामी में इसको आयोजित किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का गठन कब हुआ था, 28 जून 1952 में इसका गठन किया गया था। और भारत में दो महिला ऐसी है जिन्होंने इस पदक को जीता है। कौन कौन है, तो 2 महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुष्मिता सेन, भारत की पहली महिला या भारत की पहली लड़की जिसने की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो है सुष्मिता सेन। कब जीता था, ये जीता था 1994 में। और लारा दत्ता ने जीता कब, ये जीता सन 2000 में। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन 2 ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। सबसे पहले जीतने वाली कौन है, सबसे पहले सुष्मिता सेन कब जीता था, 1994 में। दूसरी लारा दत्ता कब जीता था, सन 2000 में जीता था। तो ये समझ में आई होगी बातें, और ये समझ में आई तो आपका, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए ये है कि जीएसटी रिफंड निपटान अभियान, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफंड निपटान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा जीएसटी रिफंड अभियान जो है ये शुरू किया गया है। तो देखिएगा यहां से हमने पढ़ना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया। ये शुरू किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क के द्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के द्वारा, ऑप्शन डी के द्वारा ये जो है ये नया अभियान जो है ये शुरू किया गया। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये अभियान जो है 15 दिनों तक, 16 दिनों तक चलेगा कि 15 मई से लेकर के 31 मई तक, 15 मई से लेकर के ये अभियान 31 मई तक जारी रहेगा। साथ साथ में अगली बात देखिएगा कि इसके तहत सभी जितने भी जीएसटी रिफंड पेंडिंग में है, जितने भी जीएसटी रिफंड पेंडिंग में है उन सभी को समाप्त करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। अब ये देखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1994 में। 26 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार जो हैं वे वर्तमान में अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी कि सीबीआईसी के वर्तमान में चेयरपर्सन है। तो ये सारी जानकारी आपके सामने यहां से मिल जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि फीफा
फीफा 2022 विश्व कप से कौन सा देश ऐसा है जिसने कि फीफा 2022 विश्व कप से अपना स्थान हटा लिया है? कौन सा देश ऐसा है जिसने कि ये विश्व कप खेलने से अब मना कर दिया है? तो कौन सा देश है? ऐसा कौन सा देश है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सा देश है। यहां से आपने बताना है कि कौन सा देश है। उत्तर कोरिया जो देश है उसने अब मना कर दिया है कि 2022 का विश्व कप अब वे नहीं खेलेंगे। क्यों? पहले बात करते हैं 4 ऑप्शन के बारे में। 4 ऑप्शन के बारे में जानकारियां ये है कि सबसे पहले ऑप्शन पर लिखा है उरुग्वे ऐसा देश है जिसने कि पहला फीफा विश्व कप जो था वो जीता था। कब जीता था? 1930 में। 1930 में ही फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी और जो पहला विश्व कप था वो किसने जीत लिया था? उरुग्वे ने जीत लिया था। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा लिखा है इसमें ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है अब ब्राजील ने। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता। 5 बार जो विश्व कप जीतने वाला देश है वो कौन सा है? वो है ब्राजील। कब जीता? तो 1958 में जीता, 1962, 1970, 1994 और 2002। ये 5 बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अभी तक का ब्राजील ने जीता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन डी में लिखा है जर्मनी जो है वो ब्राजील के बाद यानी कि 4 बार का विजेता रहा है। कौन? जर्मनी। कब जीता है? तो 1954 में, 74, 90 और 2014। 1954, 1974, 1990 और 2014 में किसने जीता? ये 4 बार जीता है। किसने? जर्मनी ने जीता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिली ऑप्शन से। अब ये तो ऑप्शन खत्म हुए। ऑप्शन खत्म होते ही हमारा प्रश्न शुरू हो जाता है कि कोरोना वायरस के कारण जो ये टोक्यो में आयोजित होना था 2022 का, जो टोक्यो में आयोजित होना था ओलंपिक खेल, इनसे उत्तर कोरिया जो देश है वो हट गया है। उसने अपना नाम वापस ले लिया। और एक बात और समझ लीजिएगा कि नवंबर 2021 जो इस वर्ष का जो नवंबर महीना आएगा, नवंबर महीना लास्ट है जो कि 2022 के विश्व कप में जो देश क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो उत्तर कोरिया है उसने अब इस नवंबर 2021 में क्वालिफाई मैचों से भी वो हट गया है। कारण कोरोना वायरस है। ठीक है। और इस बात का एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बात की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? इस बात की जो घोषणा है वो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा इस बात की घोषणा जो है वो करी गई है। अब एक बात और समझ लीजिएगा भाई, ये एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा करी गई। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में समझ लीजिएगा कि इसका गठन 7 मई 1954 में किया गया था। कहां पर किया गया था? मनीला जो कि फिलीपींस में है। जो कि फिलीपींस में है, वहां पर इसका गठन किया गया था। आसान सी बात समझ में आई ना? अब मेरी बात सुनिएगा कि मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है कुआलालंपुर। कहां पर? मलेशिया में। कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और उसके बाद में अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जो है वे एशियाई फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारी आपके सामने यहां से मिल जाती है। उसके बाद में बात करेंगे 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि बश्वश्री पुरस्कार 2020 की बात कर रहा हूं, 2019 की नहीं। 2020 से किसे सम्मानित किया गया 2020 के पुरस्कार से? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पे है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कल के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऑटो चालकों के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी किसने दी है? तो ये दिल्ली ने दी है। अब ये जानकारी तो मैंने आपको इतनी सी, तो 4 मैंने ऑप्शन रखा था। अब आप लोगों के जवाब आए। आप लोगों के जवाब में सबसे बढ़िया जवाब प्रियंका गुप्ता। लिखा है कि आंसर दिल्ली। बात सुनिएगा पूरी, कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने से पिछले 1 महीने से ऑटो रिक्शा चालकों की कमाई जो है बंद हो गई है। इन चालकों को राहत देते हुए दिल्ली कैबिनेट ने इन्हें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। और योजना के अनुसार दिल्ली के सभी
पीएसवी बैच और परमिट धारकों को 5,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सहायता से 1,56,350 ऑटो चालकों में 78 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली में इस समय 2.80 लाख 2,80,000 से अधिक पीएसवी बैच और 1,90,000 से अधिक परमिट धारक है, जिन सबको इसका फायदा मिलेगा। और ये जो कार्य है दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए पहले से ही एक आवश्यक बजटीय प्रावधान किए, पहले से ही दिल्ली ने ये प्रावधान कर रखे थे। तो ये सारी जानकारी है इस प्रश्न में। सेम ऐसा ही प्रश्न अमित बघेल के द्वारा किया गया। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत बहुत बधाई, इतने शानदार जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि कोविड फतह एक अभियान शुरू किया गया। कोविड फतह जो है वो एक अभियान शुरू किया गया है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि कोविड फतह अभियान जो है वो किस राज्य ने शुरू किया, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि कोविड फतह जो अभियान है ये शुरू किया है। तो यहां से देखिएगा कोविड फतह ये अभियान जो है ये किसने जारी किया है? ये जो अभियान है ये पंजाब राज्य ने, पंजाब सरकार द्वारा एक अभियान जारी किया गया जिसका नाम क्या है? कोविड फतह अभियान। तो ये तो जानकारी हमें यहां से मिली। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत या घोषणा किसने करी? तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं अमरिंदर सिंह ने ये घोषणा करी है कि अब राज्य में यानी कि पंजाब राज्य में कोविड फतह अभियान शुरू किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र शहर की अपेक्षा इतनी सुविधाएं नहीं रखते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना ही कोविड फतह अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आसान बातें बता रहा हूं आपको। अब ये जो अभियान है ये आपका कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है इसके तहत शुरू किया गया। कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत ये अभियान शुरू किया गया। पिंड मतलब पंजाबी भाषा में पिंड मतलब है गांव। तो ये आपने समझनी है इस बात को, ठीक है। उसके बाद इसके तहत कोरोना वायरस के हल्के लक्षण अगर किसी को हो, हल्के अगर किसी के हल्के लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के, तो उन सभी व्यक्तियों को घर पर ही बुनियादी दवाएं जो है, आवश्यक जो दवाएं हैं वो उनको घर पर ही प्रदान की जाएगी, ताकि वो घर से ना निकले। घर से नहीं निकलेंगे तो वो आसानी से, घर से अगर वो नहीं निकलेंगे तो आसानी से उनको कोरोना वायरस उनके घर पर ही ठीक किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने ये घोषणा करी गई है कोविड फतह नाम की। अब बात करेंगे हम 7वें प्रश्न की कि कोरोना वायरस अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने कर दी है? अब ऐसा कौन सा राज्य है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से मरते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किसने करी है? तो किसने करी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो घोषणा करी गई है वो करी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका रहेगा आंध्र प्रदेश के द्वारा ये घोषणा करी गई है। अब सुनिएगा मेरी बात कि कोरोना वायरस अंतिम संस्कार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना बनाई, और इसकी अगर हम बात करें घोषणा किसने करी है तो देखिएगा राज्य के प्रमुख सचिव जो है अनिल कुमार सिंघल, राज्य के प्रमुख सचिव जो है उनका नाम है अनिल कुमार सिंघल, उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अब इसकी घोषणा करी गई है तो थोड़ी सी बातें और समझ लीजिएगा आप कि जो आंध्र प्रदेश राज्य जो है इसकी 3-4 इंपॉर्टेंट जो और योजनाएं हैं वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरमीडिएट छात्रों के लिए मिड डे मील सुविधा, जो इंटरमीडिएट 12वीं क्लास तक के छात्र हैं उनको दोपहर के भोजन की योजना। उसके बाद बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ता। उसके बाद में छात्रों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना, जो छात्राएं हैं उन सभी छात्राओं को 8वीं 9वीं क्लास की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना
शुरू करी गई। उसके बाद जो प्रतिभावान छात्र हैं, प्रतिभावान जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए जन्मभूमि छात्रवृत्ति योजना भी जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही शुरू करी गई है। तो ये कुछ योजनाएं थी जो कि आंध्र प्रदेश की थी, मैंने आपको बताई है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। आज का 8वां प्रश्न है कि एमएमए खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के, भारतीय नहीं बल्कि भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने? पहले ऐसे फाइटर जिन्होंने एमएमए खिताब जीता है, एमएमए फ्री स्टाइल बॉक्सिंग जो है वो जीती है, ये कौन खिलाड़ी बने हैं? तो ऐसे खिलाड़ी बने हैं अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर जो है वे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय मूल के जो कि एमएमए खिताब जो है वो जीते हैं। अब ये देखिएगा, जो बाकी 3 ऑप्शन लिखे हैं ये भी पहले ही व्यक्ति हैं। कौन कौन है पहले? देखिएगा, विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, पहले शतरंज खिलाड़ी है, जो कि 1988 में उन्होंने अपना पहला मैच खेला था। उसके बाद विजय अमृतराज कौन है? वे है भारत के पहले टेनिस खिलाड़ी। कब खेले थे? 1970 में खेले थे। पंकज आडवाणी पहले एशियाई स्नूकर विजेता, पहले एशियाई स्नूकर विजेता जो है, स्नूकर खेल खेलने वाले जो हैं वो कौन है? पंकज आडवाणी। और अर्जन भुल्लर जो हैं वे कैनेडियन खिलाड़ी हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, वे एमएमए खिताब जीतने वाले पहले फाइटर बने हैं। बात करते हैं कि वे सिंगापुर में स्थित वन चैंपियनशिप में फिलीपीन अमेरिकन के ब्रेंडन वेरा को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियन बने हैं। उसके बाद उन्होंने ओलंपिक में भी किसका प्रतिनिधित्व किया था? कनाडा का। मतलब ये मूल रूप से कनाडा के लिए खेलते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। ये जो खिलाड़ी है ये भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, ये बात आपने यहां से समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, कि वैद्य आपके द्वार एक योजना शुरू करी गई है। वैद्य आपके द्वार एक योजना शुरू करी गई है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी? तो देखिएगा, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने की वैद्य आपके द्वार योजना जो है वो शुरू करी है? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने शुरू करी है? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है? ऐसा मंत्रालय है आयुष विभाग। आयुष विभाग, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका सी आंसर सही रहेगा। आसान प्रश्न है आपके सामने। देखिएगा कि इसके तहत क्या होगा कि जो विशेषज्ञ हैं, सलाहकार जो है वो घर बैठे लोगों को ही कोरोना वायरस से संबंधित परामर्श देंगे, सलाह देंगे, सारा की सारी बातें घर बैठे व्यक्तियों को ही देंगे। उसके बाद आयुष मंत्र, इसके साथ देखिएगा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित करी है जिसका नाम क्या है? आयुष क्योर। आयुष क्योर जो है ये भी एक नई मोबाइल ऐप विकसित करी गई है जिसके मोबाइल में ये होगी, वो ही ये परामर्श ले पाएगा घर बैठे हुए। अब बात करते हैं आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येशो नाइक। श्रीपद येशो नाइक जो है वे आयुष मंत्री हैं। और आयुष मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना ही इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को, बात कर रहा हूं मैं अब आयुष मंत्रालय के प्रश्न की बातें समाप्त। देखिए, आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग का विस्तृत करके बनाया गया था। तो समझ में है ना, आयुष विभाग का बना ये 2014, 9 नवंबर 2014 में ये बना था, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जहां से त्रिपुरारी शरण जो है वे बिहार राज्य के नए कौन बने हैं? मुख्य सचिव बने हैं। बात करते हैं 4 ऑप्शन के बारे में। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री। प्रमोद कुमार कौन है? गन्ना उद्योग और विधि मंत्री, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। और राम सूरत कुमार कौन है? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार, और त्रिपुरारी शरण जो है उनको अब नया वित्त सचिव बना दिया गया है। उसके बाद में ये आज की जानकारियां थी। देखिएगा, त्रिपुरारी शरण के बारे में अगर बात करें तो वे रिटायर कब होंगे? वे अभी रिटायर होंगे। कब?
30 जून 2021 को ही वे रिटायर होंगे और वे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे, जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष से पदोन्नत करके बिहार के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया है, जिनका अरुण कुमार सिंह का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था अभी हाल ही में। तो ये सारी बातें जो थी वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है करंट अफेयर्स की सीरीज जो है ये आपको पसंद आ रही है।